बाद में हम अक्सर लिफ्ट में एक दूसरे से मिलते थे, संयोग से नहीं। हम सभी ने नीचे जाने के लिए उस समय को चुनना शुरू कर दिया। वह बाईं ओर खड़ा है, मैं दाईं ओर खड़ा हूँ, दो लोगों के बीच गैप के साथ। लेकिन जब लिफ्ट थोड़ी हिलती है तो उसका हाथ करीब आ जाएगा। यह मेरे अग्रभाग के बाहर दबाया गया था, शर्ट के कपड़े की दो परतों से अलग किया गया था। गर्मी ने मेरी कलाई में झुनझुनी पैदा कर दी। वह दूर नहीं गया और न ही मैं। दरवाज़ा खुला और वह एक तरफ चला गया ताकि मैं पहले जा सकूं। जैसे ही मैं उसके सामने से गुजरा, उसने अपनी तरफ लटका हुआ हाथ उठाया। उसकी उंगली मेरी कमर से 2 इंच दूर रुक गई। गिरा नहीं। मैंने अपनी सांस रोक ली और बाहर चला गया। पीठ के निचले हिस्से में हवा का छोटा टुकड़ा गर्म होता है। मैं पीछे नहीं मुड़ा। मुझे पता था कि वह मुझे देख रहा था। मैंने उस कोट को कभी नहीं धोया। हर रात मैं इसे अपने तकिए से उठाता था और अपने चेहरे पर चिपका देता था। गंध उस बिंदु तक फीकी पड़ गई थी जहां यह लगभग पता लगाने योग्य नहीं थी, लेकिन मैं अभी भी इसके उस स्ट्रैंड को एक साथ मिलाकर पहचान सकता था। वह गंध जो कभी उसके शरीर की गर्मी में व्याप्त हो गई थी। कार में बरसात के दिन मैंने अपनी उंगली को केंद्रीय आर्मरेस्ट पर टिका दिया। उसके पोर मेरी उंगलियों से टकरा गए। बस एक क्षण, भंगुर क्षण के रूप में यह अतीत में ब्रश किया गया, लेकिन मैंने उस हाथ को दिन भर कभी नहीं धोया। कंपनी की पता पुस्तिका में उनके नाम के आगे एक ग्रे ऑफलाइन बिंदु जलाया गया। मैंने पृष्ठ बंद करने से पहले लगभग 4 सेकंड तक इसे देखा। मैंने इसे फिर से खोला और एक और 4 सेकंड के लिए देखा। प्रशासन और बिक्री विभागों के बीच 2 मंजिलें और आग से बचने की व्यवस्था है, जिसके बारे में बोलते हुए हम लिफ्ट में कभी अकेले नहीं मिले थे। इससे पहले मैंने पेंट्री में गर्म पानी के बर्तन का इंतजार कभी नहीं किया और वे वार्षिक पार्टी में कभी एक ही मेज पर नहीं बैठे थे। मेरे लिए वह मेरे संपर्कों में सिर्फ एक ग्रे बिंदु था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पिछले महीने की स्टाफ मीटिंग चीजें थोड़ी बदलने लगी। उस दिन वह गलियारे के किनारे तीसरी पंक्ति में बैठा था। मैं आखिरी पंक्ति में बैठा था। कुर्सियों की 9 पंक्तियों और मेरे सिर के पीछे 28 सीटों से अलग था। मानव संसाधन निदेशक ने अगले साल के प्रदर्शन मूल्यांकन के बारे में मंच पर बात की। लगभग हर कोई अपने सिर नीचे करके अपने फोन के माध्यम से स्क्रॉल कर रहा था। मुझे यह भी याद नहीं है कि मैंने उस दिन ऊपर क्यों देखा, लेकिन भाग्य के किसी मोड़ से उसने इसे उठा लिया। मैंने उसे अपना सिर घुमाते हुए देखा और उसके पीछे की घड़ी पर नजर डाली, लेकिन जब उसकी नजर मेरी दिशा से बह गई, ऐसा लग रहा था कि यह लगभग 1 सेकंड के लिए रुका हुआ है। यह वास्तव में सिर्फ 1 सेकंड था और उसने जल्दी से अपना सिर पीछे कर लिया। कुछ नहीं हुआ। मैंने अपना फोन चेक करने के लिए फिर से अपना सिर नीचे किया, लेकिन उसके बाद पूरे 1 हफ्ते तक हर बार जब मैं बिक्री मंजिल से गुजरता हूं, सहज रूप से उस दिशा में नजर डालेंगे। मैंने उसे कभी नहीं देखा है और मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि क्या मैं वास्तव में उसे देखना चाहता हूं। अभी भी उसे देखने से डर लगता है। फिर एक दिन प्रशासनिक पर्यवेक्षक ने मुझे बिक्री विभाग से एक प्रति मांगने के लिए कहा। वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए बिक्री डेटा। मैंने अपने संपर्क खोले और उसका नाम देखा। अंगूठा स्क्रीन के ऊपर मंडराता रहा। लगभग 10 सेकंड तक झिझकता रहा। अंत में मैंने अभी भी एक मित्र के रूप में जोड़ने के लिए क्लिक किया। सत्यापन संदेशों के लिए मैंने लिखा कि प्रशासन विभाग को डेटा की आवश्यकता है। 2 मिनट बाद उन्होंने एक साझा फोल्डर के लिए एक लिंक भेजा। उसने अंदर जाने और खुद उसे देखने के लिए एक लाइन जोड़ी, एक नमस्ते भी नहीं। मैंने जवाब दिया, समझ गया। फिर संवाद बॉक्स हटाएं। लेकिन उस रात 11 बजे के बाद मैंने स्नान समाप्त किया और बिस्तर पर लेट गया। उसने डायलॉग बॉक्स को फिर से फ्लिप किया। जो कुछ बचा था वह एक सिस्टम अधिसूचना थी। मान ले कि आप अभी चैट करना शुरू कर सकते हैं। मैं बहुत देर तक ग्रे टेक्स्ट की उस पंक्ति को देखता रहा। अपने अंगूठे को स्क्रीन के शीर्ष पर रखें, गिरे नहीं। मैंने टाइप नहीं किया, बस अपना फोन पलट दिया और अपने तकिए के पास रख दिया। उस रात मैं बहुत देर तक करवट बदलता रहा। अगले दिन मैंने उसे एक संदेश भेजा, पूछें कि क्या वह काम के बाद खाली है और उससे बात करना चाहता है। जैसे ही मैंने सेंड बटन दबाया, मेरी उंगलियां बर्फीली महसूस हुईं। मैंने वापस नहीं लिया, जवाब दिए बिना 3 मिनट। 5 मिनट बाद चैट बॉक्स में दूसरे व्यक्ति को टाइप करते हुए दिखाया गया। फिर यह फिर से गायब हो गया, फिर से प्रकट हुआ, फिर से गायब हो गया। 7वें मिनट तक वह 3 शब्दों के साथ वापस आया, बहुत सुविधाजनक नहीं है। अंत में एक अवधि जोड़ी जाती है,
मैंने चैट विंडो हटा दी और फिर मैंने उसका विचैट हटा दिया। मुझे लगा कि यह खत्म हो गया है। मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे करना चाहिए था। अस्वीकृत, बस इतना ही। लेकिन उस दोपहर मैंने मुश्किल से इस्तेमाल की जाने वाली छोटी सी खोली। मैंने इसे 4 बार, 5 बार, 6 बार देखा। हर बार जब मैंने क्लिक किया तो वह खाली था। उसने कोई और सत्यापन संदेश नहीं भेजा। मैंने खुद से कहा कि यह बेहतर है अगर वह मुझे जोड़ने के लिए वापस आता रहा। मुझे अभी भी मना करने के लिए बहुत हद तक जाना पड़ा, लेकिन उसने केवल एक सत्यापन भेजा। एक कॉल करने के बाद मैंने उसे ब्लॉक कर दिया और वह पूरी तरह से गायब हो गया। इसने वास्तव में मुझे एकमुश्त खारिज किए जाने से भी बदतर महसूस कराया, क्योंकि इसका मतलब है कि उसे प्रयास करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तीसरे दिन की सुबह मैं पानी डालने के लिए बिक्री कार्यालय के फर्श से पेंट्री में गया। दूर से मैंने देखा कि उसका वर्कस्टेशन खाली था। मेज पर केवल एक मैचिंग लैपटॉप और एक थर्मस कप था। मैं बिना रुके चला गया, लेकिन दोपहर के समय जब मैं खाने के लिए कैफेटेरिया गया और सीट खोजने के लिए अपनी ट्रे पकड़े हुए था, दूर से मैंने उसे खिड़की के पास कतार में अकेला बैठा देखा। मेरे सामने नूडल्स का एक कटोरा रखा गया था जो पहले से ही ठंडा था। उसने मेरी ओर नहीं देखा, बस अपना सिर नीचे किया और अपनी चॉपस्टिक से नूडल्स को उठाया। वह उसे आगे पीछे करता रहा, लेकिन कभी भी उसे अपने मुंह में नहीं लाया। मैं अपनी ट्रे को उसके सामने तिरछे खाली टेबल पर ले गया और बैठ गया। बीच में एक रास्ता था। हमने पूरे भोजन के दौरान आंख से संपर्क नहीं किया, लेकिन मेरे बैठने के बाद उसकी चॉपस्टिक 2 सेकंड के लिए रुक गई, जबकि वह नूडल्स के साथ खिलवाड़ कर रहा था। फिर मैंने अपना सिर नीचे करके सूप पीना जारी रखा। मेरी आंख के कोने से मैंने देखा कि उसने आखिरकार नूडल्स का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। नूडल्स का वह कटोरा पूरी तरह से ठंडा था। उसने बहुत बहुत धीरे धीरे खाया। उस रात मैंने अपने ऑल्ट खाते पर अधिसूचना ध्वनि चालू कर दी। वॉल्यूम को अधिकतम पर सेट करें और इसे नाइट स्टैंड पर रखें। मैं उसके संदेश भेजने का इंतजार नहीं कर रहा था। मैंने बस दरवाजे को एक दरार छोड़ दी। अगली सुबह मैंने अपना ऑल्ट खाता खोला, लेकिन कोई नया संदेश नहीं मिला। लेकिन एक सिस्टम नोटिफिकेशन था जिसे उन्होंने एक दोस्त को जोड़ने का अनुरोध किया था। सत्यापन संदेश में उल्लेख किया गया है कि अंतिम दस्तावेज से अभी भी एक संलग्न अनुसूची थी, लेकिन मैं इसे भेजना भूल गया। प्रसारण का समय सुबह 2:17 बजे था। मैंने पास पर क्लिक किया, लेकिन उस संदेश का जवाब नहीं दिया। उस दिन काम खत्म होने से पहले मैंने उसे एक दस्तावेज भेजा। इसे परिशिष्ट कहा जाता है और मुख्य पाठ में एक भी शब्द नहीं लिखा जाता है। उन्होंने केवल धन्यवाद शब्द के साथ उत्तर दिया। मैं बहुत देर तक उस शब्द को देखता रहा। फिर उसने अपना फोन रख दिया। जब हम दोनों ही लिफ्ट में बचे थे, तब चौथा दिन था। मैं फोल्डर पकड़े हुए अंदर चला गया और पहली मंजिल को दबाया। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला था, एक हाथ उसे रोकने के लिए अंदर पहुंचा। यह वह था। वह अंदर चला गया और मेरी बाईं ओर खड़ा हो गया। दूरी लगभग आधी हाथ की लंबाई है। लिफ्ट के दरवाजे बंद करें और संख्याएं 6 से शुरू होती हैं, एक एक करके नीचे कूदती हैं। मैंने लिफ्ट के दरवाजे के स्टेनलेस स्टील पैनल पर धुंधले प्रतिबिंब को देखा। उसने महसूस किया कि उसकी टककी सीधे आगे नहीं थी। इसके बजाय यह मेरे सिर के पीछे की ओर निचले बाईं ओर झुक गया। उस दिन मैंने गहरे नीले रंग की बालों की टाई बांधी। कुछ आवारा बाल उसकी गर्दन के किनारों पर गिर गए। वह लगभग 4 सेकंड तक उस दिशा में देखता रहा, फिर दूर देखा। इसके बजाय वह फर्श पर प्रदर्शित नंबरों को देखता रहा। मैंने देखा कि उसका एडम का सेब ऊपर नीचे हो रहा है। लिफ्ट चौथी मंजिल पर एक बार रुकी और कोई भी बाहर नहीं था। दरवाजा फिर से खुलता और बंद होता है। उन कुछ सेकंड के लिए हम में से किसी ने भी क्लोज बटन नहीं दबाया। बस वहीं खड़े होकर एक नरम क्लिक के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस आवाज में उसका कंधा मेरी ओर थोड़ा खिसक गया। परिमाण बहुत छोटा था, लेकिन वह पीछे नहीं हटे। जब वह पहली मंजिल पर पहुंचा तो वह पहले बाहर चला गया। सामान्य से बहुत तेज चल रहा था। मैं पीछे पीछे चला और उसके दाहिने कान के किनारे पर प्रकाश की एक परत देखी, एक बहुत फीका लाल। उस रात उसने एक संदेश भेजा, न तो कोई दस्तावेज और न ही धन्यवाद का एक शब्द। उन्होंने कहा कि उन्हें कल लिफ्ट में खेद है। मैंने उसे जवाब दिया, आपको किस बात के लिए खेद है? उसने कहा कि वह बहुत करीब था। मैंने उन 3 शब्दों को बार बार पढ़ा। उसने अपने फोन को अपने माथे पर दबाया और 3 या 4 सेकंड के लिए रुक गया। फिर मैंने कुछ शब्द टाइप किए।
मैंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगा, भेजा। इस बार उन्होंने टाइपिंग के दौरान बिना किसी रुकावट के बहुत जल्दी जवाब दिया। उन्होंने केवल एक पंक्ति के साथ उत्तर दिया है, फिर मैं अगली बार माफी नहीं मांगूंगा। मैं अपने फोन के साथ पलट गया और अपनी पीठ के बल लेट गया। छत पर सफेद दीपक को घूरते हुए मैंने उसे जवाब नहीं दिया। लेकिन उस रात मैंने एक सपना देखा। सपने में कोई विशिष्ट साजिश नहीं थी, केवल मेरे सिर के पीछे एक हाथ लटका हुआ था। यह कभी नहीं गिरा। इसके बाद के दिनों में हमने ऑल्ट अकाउंट पर बात करना शुरू कर दिया। कंपनी में दिन के दौरान हम शायद ही कभी मिले हों, यहां तक कि जब वे कभी कभी एक दूसरे से टकराते थे तो यह केवल एक पूरे सम्मेलन कक्ष या आधी मंजिल से अलग होता था। गलियारे में दूर से उनकी निगाहें दूर से मिली। फिर उसने जल्दी से ऑट खाता खोला। छोटी छोटी बातों के बारे में बात करते हुए उसने मुझसे पूछा कि क्या आपके पास आज कैफेटेरिया में ब्रिज पोर्क है। मैंने कहा कि वह बहुत मोटा है और उसने भी ऐसा ही सोचा। कभी कभी जब मैं देर से काम करता हूं और देर से काम करता हूं तो वह एक संदेश भेजता है, आप अभी तक नहीं गए हैं। मैं जल्दी से वापस आ गया और फिर हम दोनों ने केवल आधे घंटे के अंतराल पर अपनी सीट छोड़ दी। एक भी शब्द लाइन से बाहर नहीं था, लेकिन वह भावना मजबूत और मजबूत होती गई। इतनी मजबूत कि मैं नहीं बता सका कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। इस सारी बकवास के पीछे और क्या छिपा है। हमने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन हर वाक्य ऐसा लग रहा था जैसे हम वहां थे। वही बात कहें जिसके बारे में आप बात नहीं कर सकते। फिर एक दिन एक भारी बारिश आई और उसके आने से पहले कोई चेतावनी नहीं थी। शाम 4 बजे खिड़की के बाहर आकाश शाम 7 बजे जितना अंधेरा था। कांच से टकराने वाली बारिश ने एक निरंतर सुस्त आवाज की। मैं प्रशासन कार्यालय की खिड़की पर खड़ा होकर बाहर देख रहा था, लेकिन मैं छाता नहीं लाया। कार 800 मीटर दूर एक पार्किंग में खड़ी थी। फोन उसके बगल में कंपन कर रहा था और उसने अपने वैकल्पिक खाते पर पाठ की एक पंक्ति भेजी। उन्होंने पूछा कि क्या मैं छाता लाया हूं। मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि उसकी कार नीचे है और मुझे पार्किंग में ले गया। मैं उसका इंतजार करने के लिए अपना बैग पहली मंजिल पर साइड के दरवाजे पर ले गया। दरवाजा कांच से बना था और बारिश का पानी बात से गिरता था और मुखौटे पर गिर जाता था। बाहर के पेड़ हवा से एक तरफ उड़ गए। वह आग से बाहर निकलने की तरफ से जल्दी से चला गया। हाथ में एक काला तह छाता पकड़े हुए, अभी तक खुला नहीं है। वह लगभग एक व्यक्ति की दूरी पर मेरे बगल में खड़ा था। उन्होंने कहा कि यह कार से लगभग 200 मीटर की दूरी पर थी। मैंने गुनगुनाते हुए जवाब दिया। उसने छाता खोला और उसे ऊंचा उठाया, फिर उसे मेरी ओर एक बड़ा कोण झुका दिया। जब मैं छतरी के नीचे रेंगता था तो उसका पूरा बायां कंधा तुरंत बारिश में उजागर हो गया था। पानी का एक काला धब्बा तेजी से उसके काले कोट में फैल गया। हम पार्किंग स्थल की ओर कंधे से कंधा मिलाकर चले गए। बारिश भारी और जरूरी थी। चंदवा बहुत छोटा है। उसके दाहिने कंधे और मेरे बाएं कंधे के बीच लगभग कोई अंतर नहीं है। मेरे कंधे को कपड़े की एक पतली परत के माध्यम से उसकी बाह के खिलाफ दबाया गया था। उन्होंने हर कदम बहुत धीरे धीरे उठाया। वह एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में लगभग आधा धीरे धीरे चलता था। बारिश का पानी हमारे दोनों पैंट पैरों पर गिर गया। मैंने नीचे देखा और उसने भी नीचे देखा। फिर उन्होंने कहा, धीरे धीरे चलो, पानी बहुत ऊपर छींटे मार रहा है। मैंने ऊपर देखा और उसकी प्रोफाइल देखी। उसकी टकटकी सीधे आगे थी, लेकिन उसके मुंह का कोना हल्का, बहुत थोड़ा मुड़ा हुआ था। जब वह कार के पास पहुंचा तो उसने पहले अपना छाता फिर से मेरी ओर झुका दिया। तभी उसने यात्री का दरवाजा खोला। जैसे ही मैं कार में बैठने के लिए नीचे झुका, कार के दरवाजे की चौखट के शीर्ष को अवरुद्ध करने के लिए उसका हाथ उठाया गया था। उसकी उंगलियां मेरे सिर से लगभग 2 इंच ऊपर थीं। मेरे बैठने के बाद ही उसने दरवाजा बंद किया। वह छाता वापस लेने के लिए ड्राइवर की सीट पर चक्कर लगाता है। जब इसे लाया गया तो शरीर के बाईं ओर का क्षेत्र नीचे टपक रहा था। उसने अंदर जाने के तुरंत बाद कार स्टार्ट नहीं की। कार 2-3 सेकंड के लिए शांत रही, फिर बाहर बारिश की आवाज छत से अवरुद्ध हो गई। थोड़ी देर बाद यह कम और भरा हुआ हो जाता है। वह बाहर पहुंचा और एयर कंडीशनिंग घुंडी घुमा दी। फिर अपने हाथों को वापस स्टीयरिंग व्हील पर रखें। विंडशील्ड वाइपर चालू नहीं थे और विंडशील्ड बारिश से पूरी तरह से भीग गई थी। कुछ भी नहीं देखा जा सकता है। पूरी कार एक सीलबंद बॉक्स की तरह है। बारिश की आवाज चारों तरफ से घिरी हुई थी। फिर उसने कहा कि जाने से पहले बारिश कम होने तक इंतजार करें। मैंने कहा ठीक है। फिर एक और चुप्पी आई। शांत में
मैं अपनी सांस सुन सकता था और मैं उसकी आवाज सुन सकता था। उसने मेरी ओर नहीं देखा। उसकी आंखें बारिश से ढके आगे के क्षेत्र पर टिकी हुई थी, धुंधली दृष्टि में रहना। जब मैंने नीचे देखा तो मैंने पाया कि मेरा दाहिना हाथ सेंटर आर्मरेस्ट पर आराम कर रहा है। उसका बायां हाथ भी स्टीयरिंग व्हील बेस के बगल में टिका हुआ था। यह मेरी कलाई से एक उंगली की चौड़ाई से भी कम था। वह करीब नहीं आया, दूर नहीं खींचा और मैं भी नहीं हिला। बाहर बिजली का एक झटका चमक उठा। कार के अंदर की रोशनी एक पल के लिए मंद हो गई, फिर वापस चालू हो गई। उस समय उसकी बाईं तर्जनी स्टीयरिंग व्हील के आधार पर टिकी हुई थी। एक निश्चित दिल की धड़कन की तरह धीरे से 2 बार टैप करना। तब बाहर की बारिश वास्तव में थोड़ी शांत हो गई। उसने कार स्टार्ट की और कहा कि वह जा रहा है। इससे पहले कि वह एक कदम उठा पाता, मेरा हाथ लगभग आधा सेकंड पीछे हट गया। मुझे नहीं पता कि उसने इस समय के अंतर पर ध्यान दिया या नहीं। उसने पार्किंग स्थलों की मेरी पंक्ति के बगल में पार्क किया। बारिश अभी तक पूरी तरह से बंद नहीं हुई है और यह पहले की तुलना में थोड़ी हल्की है। उसने कहा कि आप लगभग 15 मीटर दौड़ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे छाता नहीं दिया और मैंने कोई भी नहीं मांगा। जैसे ही मैंने अपनी सीट बेल्ट खोली और दरवाजा खोलने वाला था, उसने अचानक कहा रुको। मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर रुक गया, हिल नहीं रहा था। वह बकली ओर मुड़ा और यात्री सीट के सामने स्टोरेज बॉक्स में पहुंच गया ताकि वह उसके माध्यम से खोज सके। उसने एक मुड़ा हुआ ग्रे कोट निकाला और उसे सौंप दिया। उसने कहा कि अपने बालों को लपेट कर दौड़ो, कम से कम उसके बाल पूरी तरह से गीले नहीं होंगे। वह जैकेट कुछ ऐसी थी जिसे उसने बैकअप के रूप में कार में रखा था। ऊपर कपड़े धोने के डिटर्जेंट की बहुत हल्की गंध है, विशेष रूप से विशेष नहीं, बस एक बहुत ही साधारण स्वाद। मैंने धन्यवाद नहीं कहा, बस इसे अपने सिर पर ले लिया। कार का दरवाजा खुला और बारिश में भाग गया। मैं 15 मीटर से अधिक तेजी से दौड़ा, लेकिन जब मैं बाज के नीचे पहुंचा तब भी मैंने पीछे मुड़कर देखा। उसकी हेडलाइट्स अभी भी चालू थी, लेकिन वह तुरंत नहीं चला गया। बारिश से धुंधली विंडशील्ड के माध्यम से मुझे पता था कि वह मुझे देख रहा था। मैं मुड़ा और इमारत में चला गया। उस रात मैंने उस कोट को मोड़ा और बिना धोए अपने बैकपैक में रख दिया। मैंने उसे अपने तकिए के पास रखा। उस पर गंध पहले से ही बहुत बहुत फीकी थी, लेकिन उस रात मैं बहुत अच्छी तरह से सोया। अगले दिन वह दालान में मेरे पास भागा और 3 शब्द फुसफुसाए, मुझे जैकेट वापस दे दो। उसने बिना रुके यह बात कही। वह मेरे पास से गुजरा और मैं स्तब्ध खड़ा था, उसकी आकृति को दूर जाते हुए देखना। दोपहर के समय मैंने उस कोट को एक पेपर बैग में रखा और उसके वर्क स्टेशन पर ले आया। जब उसे अपनी कुर्सी पर बिठाया गया तो वह वहां नहीं था। दोपहर में उन्होंने अपने वैकल्पिक खाते पर एक संदेश भेजा। उन्होंने पूछा कि क्या मैंने इसे धोया है। मैंने कहा नहीं और उसने कहा तो बस इसे रखो। मैं उन 4 पात्रों को बहुत बहुत देर तक देखता रहा। उल्टी गिनती की चिंता 5वें दिन शुरू हुई। बीजिंग में अलग रह रही उनकी पत्नी ने अचानक उन्हें सूचित किया कि वह अगले सप्ताह वापस आएंगे, क्योंकि कंपनी ने अस्थायी रूप से छुट्टी समायोजित की थी। उसने मुझे अपने ऑट अकाउंट पर बताया कि वह अगले बुधवार को आ रही है। मैंने हम के साथ जवाब दिया। फिर मैंने एक लाइन टाइप की और पूछा कि क्या आप मुझे भविष्य में फिर से संदेश भेजेंगे। टाइप करने के बाद मैंने इसे हटा दिया और कुछ शब्दों को फिर से टाइप किया, यह कहते हुए कि यह बहुत अच्छा था। भेजा गया। उसने केवल हम के साथ उत्तर दिया। एक विराम के बाद उन्होंने कहा, लेकिन मैं अगले बुधवार से पहले आपको संदेश भेजूंगा। वह वाक्य पानी में फेंके गए एक छोटे से कंकड़ की तरह था। लहरें हलकों में लहरें उठती हैं, बिना अंत के लंबे लंबे समय तक चलती हैं। उस रात मैंने उससे पूछा कि क्या वह डरता है, और उसने कहा कि वह किस चीज से डरता है। मैंने कहा कि मुझे पता चलने का डर है। जवाब देने से पहले वह एक पल के लिए चुप रहा। उसने कहा कि वह पता चलने से डरता नहीं था, लेकिन एक दिन मैं उसके संदेशों का जवाब नहीं दूंगा। मैंने स्क्रीन पर पाठ की पंक्ति को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छाती पर कुछ दबाव डाल रहा हो, न तो बहुत हल्का और न ही बहुत कठोर। अगर मैं उसे जवाब दूं तो कुछ कम शब्द कहूं और मुझे यह सोचने की जरूरत नहीं होगी कि कैसे जवाब दूं। उसने तुरंत 2 शब्दों में उत्तर दिया, नहीं। फिर उसने एक और संदेश भेजा। उस दिन दालान में कहा, जब उसने मुझे अपना कोट वापस करने के लिए कहा, मुझे अपने बालों से गंध आ रही थी। यह उसके कपड़ों की गंध के साथ मिश्रित हो गया। लौटने के बाद वह कभी नहीं भूला। मैंने उस संदेश को देखा
आप टाइप किया और इसे फिर से हटा दिया। मैंने फिर से मुझे टाइप किया, इसे फिर से हटा दिया और अंत में मैंने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। लेकिन मैंने उस वाक्य का स्क्रीनशॉट लिया और उसे अपने छिपे हुए एल्बम में सहेज लिया। शनिवार तक कोई भी कंपनी में काम नहीं कर रहा था। उसने कहा कि वह अपनी मेज पर छोड़े गए एक दस्तावेज को लेने आ रहा था। मैंने कहा कि मुझे ओवरटाइम भी काम करना है। हम में से किसी को भी यह पता नहीं चला है कि हम उस दोपहर का क्या इंतजार कर रहे थे। करीब 2 बजे मैं प्रशासन विभाग में अपनी सीट पर बैठा था। पूरी मंजिल शांत थी, केवल केंद्रीय एयर कंडीशनिंग की गहरी गड़गड़ाहट के साथ। जब उसने धक्का देकर दरवाजा खोला तो मैं पहले से ही अपने डेस्कटॉप पर फाइलों को देख रहा था। वह बिक्री विभाग में नहीं गया, बल्कि प्रशासन विभाग का दरवाजा खोल दिया। मैंने ऊपर देखा और देखा कि वह दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ खाली थे, उसने कुछ भी नहीं लिया। दरवाजा उसके पीछे आधा खुला था, कसकर बंद नहीं था। उन्होंने कहा कि वह दस्तावेज लेने आए थे। मैंने कहा कि आपके दस्तावेज बिक्री विभाग में हैं। उसने कहा कि वह जानता है और फिर वह अंदर चला गया। 3 खाली टेबलों के पास से गुजरते हुए मैं अपने वर्क स्टेशन पर चला गया। मुझसे 1 कदम से भी कम दूरी पर रुका। वह बैठा नहीं, वह बस वहीं खड़ा रहा, मेरी ओर देख रहा था। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया, उसकी ओर देखा। उस संक्षिप्त क्षण के दौरान हवा इतनी शांत थी कि ऐसा लगा जैसे वह खाली हो गई हो। एयर कंडीशनर की गड़गड़ाहट अचानक दूर, बहुत दूर पीछे हटने लगी। उसने मुझे देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी नज़र पहले मेरी आंखों पर पड़ी, फिर धीरे धीरे नीचे जाए, मेरे होठों के पास 1 सेकंड के लिए रुके, फिर वापस चले गए। मेरा दाहिना हाथ कीबोर्ड पर टिका हुआ है और मेरा बायां हाथ टेबल के किनारे पर टिका हुआ है। उसका दाहिना हाथ उसकी तरफ लटका हुआ था, उंगलियां थोड़ी ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी। फिर धीरे धीरे आराम किया। वह बाहर नहीं पहुंचा और मैं खड़ा नहीं हुआ। लगभग 7-8 सेकंड तक मौन रहा। फिर वह यह कहते हुए बोला कि वह वास्तव में नहीं आना चाहता था। मैंने उससे पूछा कि वह क्यों आया था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से टेबल को 2 बार हल्के से थपथपाया। यह बिल्कुल वैसी ही लय थी जैसी उस दिन कार में स्टीयरिंग व्हील बेस को टैप करने की थी। फिर उसने कहा कि वह सिर्फ यह पुष्टि करना चाहता है कि क्या मैं वास्तव में यहाँ था। मैंने उसके चेहरे से दूसरी ओर देखा। उसने अपने पीछे थोड़ा अजर दरवाजे की ओर देखा। गलियारे में दरवाजे की दरार से प्रकाश की एक पतली किरण प्रवाहित हुई। मैंने अपने कानों में अपने दिल की धड़कन सुनी। मैं खड़ा हुआ और कुर्सी को आधा इंच पीछे धकेल लिया। वह आधा कदम पीछे हट गया, बस मेरे लिए खड़े होने के लिए पर्याप्त था। उनके बीच की दूरी अभी भी 1 हाथ की लंबाई से भी कम थी। मैंने उसकी जैकेट कॉलर के छोटे हिस्से को उसकी ग्रे टी शर्ट के किनारे से बाहर झांक रहा था। उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने पुष्टि पूरी कर ली है। वह 2 सेकंड के लिए रुका और कहा नहीं। जब मैंने उसकी ओर देखा, मैंने देखा कि मेरी एक छोटी सी छाया उसकी पुतलियों में परिलक्षित हो रही थी। उसका हाथ उठा हुआ था, मेरे कंधे से लगभग 2 इंच बाहर लटका हुआ था। कोई स्पर्श नहीं, लेकिन मैं उस हाथ की गर्मी महसूस कर सकता हूँ। हवा की एक परत से अलग होकर मेरे कंधे की त्वचा जल रही थी। फिर उसने अपना हाथ नीचे किया और एक बड़ा कदम पीछे ले लिया। वह मुड़ा और बाहर चला गया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने अपना सिर घुमाया और मुड़ा नहीं। उसने मुझसे केवल एक ही बात कही, वह बुधवार से पहले मुझसे दोबारा मिलने नहीं आएगा। उसने मुझे उसकी तलाश न करने के लिए भी कहा। फिर उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और बाहर चला गया। एक क्लिक के साथ दरवाजा धीरे से मेरे पीछे बंद हो गया। मैं अपने वर्क स्टेशन के पास खड़ा था, बंद दरवाजे को देख रहा था। प्रशासन कार्यालय में एयर कंडीशनिंग अभी भी चल रही थी, लेकिन पूरा कमरा खाली लग रहा था। मैं कीबोर्ड के सामने हाथ रखकर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। स्क्रीन पर अभी भी उस सुबह भेजा गया आखिरी संदेश दिखाई दे रहा था। मैंने उसे जवाब नहीं दिया जिसका मैंने जवाब दिया। मैंने अपना फोन पलट दिया और उसे टेबल पर पटक दिया। उस रात मैंने एक पंक्ति लिखी और उसे अपने तुरही के स्केच बॉक्स में संग्रहीत किया। इसे बाहर नहीं भेजा गया था। मैं जो पूछना चाहता हूं वह यह है कि अगर बुधवार के बाद भी वह उस दिन की तरह ही रहेगा, मेरे सामने भी खड़ा है, तुम्हारा हाथ वही लटक रहा है लेकिन मुझे कभी नहीं छू रहा है। मैंने इसे पोस्ट नहीं किया, मैंने इसे हटा दिया। फिर उसने एक और लाइन टाइप की जिसमें कहा गया कि उसने उस जैकेट को नहीं धोया है। उसकी आस्तीन, जो उस दिन भीगी हुई थी, पहले से ही पूरी तरह से सूखी थी। मैंने अभी भी इसे नहीं भेजा।
मैंने अपना फोन तकिए के बगल में रखा और लाइट बंद कर दी। अंधेरे में मैंने अपनी सांसों को स्थिर सुना, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़कता है, तेज। मुझे पता है कि वह निश्चित रूप से कहीं न कहीं भी है। एक ही समय में रात को देखते हुए शायद आप भी अपना फोन पकड़ रहे हैं। हिट करें और हटाएं, हटाएं और टाइप करें। हम सभी जानते हैं कि बुधवार आएगा, लेकिन बुधवार से पहले अभी भी 2 रातें और 1 दिन है। मैं उन 2 दिनों के दौरान कमरे से बाहर नहीं गया था। फोन को हमेशा कॉफी टेबल पर रखा जाता था, जिसमें स्क्रीन ऊपर की ओर होती थी। ऑल्ट पर नोटिफिकेशन साउंड चालू था, लेकिन यह एक बार भी बंद नहीं हुआ। उसने कहा कि अगर उसने मुझसे संपर्क नहीं किया तो उसने वास्तव में मुझसे संपर्क नहीं किया। मैंने उससे संपर्क भी नहीं किया, लेकिन उन 2 दिनों के दौरान मैंने ऐसे काम किए जिन्हें मैं समझा भी नहीं सका कि मुझे उन्हें क्यों करना पड़ा। मैंने फ्रिज में सभी सब्जियों को फिर से व्यवस्थित किया, अलमारी में कपड़ों को रंग के आधार पर पुनर्व्यवस्थित करें। मैंने पर्दे भी धोए, खुद को इतना व्यस्त रखा कि मेरे पास अपना फोन चेक करने का समय नहीं था। लेकिन हर बार जब मैं उस कॉफी टेबल के पास से गुजरता था, मेरी परिधीय दृष्टि उस काली स्क्रीन पर चली जाती है। कुछ भी नहीं। मैं सोमवार सुबह काम पर गया। सब कुछ हमेशा की तरह चलता रहा। मीटिंग में फॉर्म भरें और ईमेल का जवाब दें। उनका वर्क स्टेशन नीचे 2 मंजिलें हैं। जब मैं कैफेटेरिया की सीढ़ियां ले गया तो मैंने एक चक्कर नहीं लगाया। दोपहर का भोजन दरवाजे के पास बैठा था, खिड़की की पंक्ति को नहीं देख रहा था। मुझे नहीं पता कि वह वहां था या नहीं। दोपहर 3 बजे मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मेरे हाथ मेरे दिमाग से तेज हैं, इसलिए मैंने उसे उठाया और सीधे देखा। परिणाम एक क्रेडिट कार्ड पुनर्भुगतान अनुस्मारक था। जब मैंने अपना फोन वापस रखा तो मैंने अपनी हथेली में पसीने की एक पतली परत देखी। सोमवार को काम खत्म होने से पहले प्रशासन विभाग में किसी ने अचानक गुप्त चैट बना दी। उन्होंने बताया कि बुधवार रात सभी को डिपार्टमेंट डिनर में शामिल होना था। मैंने ग्रुप चैट में जवाब दिया और इसे प्राप्त किया। फिर मैंने समूह के सदस्यों की सूची की जांच की। अंदर मैंने उसका नाम देखा। इसी कार्यक्रम में बिक्री विभाग के कई लोगों ने भी भाग लिया। उनका नाम सूची के बीच में है। मैंने बीच में 7 सिर गिने। मैंने उन 7 प्रोफाइल पिक्चर्स को बहुत देर तक देखा, फिर अपने फोन की स्क्रीन बंद कर दी। बुधवार हो या बुधवार, मंगलवार दोपहर को अप्रत्याशित रूप से एक फायर ड्रिल आई। जब अलार्म बजा तो मैं दस्तावेज प्रिंट कर रहा था। प्रशासक ने जाओ चिल्लाया और सभी ने आग से बचने के मार्ग को खाली कर दिया। सीढ़ियां लोगों से भरी हुई थी। कदमों की आहट मोटी और अराजक थी। मैं भीड़ के चारों ओर लिपटा हुआ था और नीचे चला गया। तीसरी और दूसरी मंजिल के बीच की जगह पर पहुंच गया। कोने पर आगे कोई अचानक रुक गया। लोग पीछे से उछल पड़े और मुझे एक छोटा सा कदम लड़खड़ाते हुए आगे धकेल लिया गया। उसी समय एक हाथ बगल से पहुंचा और मेरी ऊपरी बाह को पकड़ लिया। बल मजबूत नहीं था, लेकिन यह स्थिर था। उस हाथ का अंगूठा मेरी बाह पर था। मैंने धीरे से अंदर की तरफ दबाया। फिर जब मैंने अपना संतुलन हासिल कर लिया तो इसे फिर से छोड़ दिया। पहले और बाद में केवल 2 सेकंड थे और मैंने यह देखने के लिए अपना सिर नहीं घुमाया कि यह कौन था, लेकिन मुझे पता है कि यह किसका हाथ है। भीड़ नीचे जाती रही और मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उस क्षण से अभ्यास के अंत तक मेरी पूरी बाईं बाह पर त्वचा का वह छोटा सा पैच गर्म था। उस रात उन्होंने अपने ऑल्ट अकाउंट पर 4 शब्द भेजे। अभ्यास के दौरान कोई कारण या प्रभाव नहीं। मैंने केवल हम्म के साथ उत्तर दिया। उसने एक और संदेश भेजा कि मेरी बाहें बहुत पतली हैं। उन शब्दों को देखकर मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे कुछ धीरे से मेरे खिलाफ दबाव डाल रहा है। मैंने जवाब दिया कि उसका हाथ बहुत गर्म था। उसने मुझे जवाब देने से पहले थोड़ी देर इंतजार किया, यह कहते हुए कि वह उस दिन जानता था। उसके बाद कोई और खबर नहीं थी। हमने कोई और संदेश नहीं भेजा। बुधवार को मैंने दिन भर मुश्किल से पानी पिया। उसके होंठ इतने सूखे थे कि उसे उन्हें बार बार एक साथ दबाना पड़ता था। बैठकों के दौरान अंतिम पंक्ति में बैठें। वह एक भी शब्द पर ध्यान न देते हुए प्रोजेक्शन स्क्रीन पर शब्दों को देखता रहा। शिफ्ट खत्म होने से आधे घंटे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर ने ग्रुप चैट में रेस्टोरेंट का पता और सीटिंग चार्ट पोस्ट किया। मैंने स्प्रेडशीट खोली और अपना नाम खोजने के लिए अपना अंगूठा स्वाइप किया। वह टेबल 3 के अंदरूनी हिस्से में बैठा था। मेरे बगल में मेरे विभाग का एक सहकर्मी था। फिर मैंने उसे टेबल 3 पर लोगों की उसी सूची में पाया। वह मेरे सामने तिरछे था। उनके बीच एक निश्चित चौड़ाई की सेवा करने वाला एक पकवान था। मैंने अपना फोन अपने बैग में रख लिया।
लेकिन अगले आधे घंटे तक मेरी उंगलियां मेरे बैग में खाली रहीं। मैंने जानबूझकर अपने फोन के किनारे को तब तक सहलाया जब तक कि फ्रेम गर्म महसूस नहीं हुआ। भोजन कक्ष बड़ा नहीं है, गर्म पीली रोशनी के साथ टेबलों को एक साथ रखा गया था। जब मैं बैठा तो वह अभी तक नहीं आया था। मेरे बगल में मेरा सहकर्मी मेनू के माध्यम से फ्लिप कर रहा था। दूसरी ओर सहकर्मी अपने बच्चे के ट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। मैंने अपना सिर नीचे किया और अपने कप में गर्म चाय पी ली। चाय बहुत गर्म थी। चाय का प्याला अपनी हथेली में पकड़कर मेरी उंगलियां धीरे धीरे लाल हो गईं। कुछ मिनट बाद वह एक पतला गहरे भूरे रंग का कोट पहने हुए अंदर आया। नीचे एक सफेद टी शर्ट है। उसने मेरी ओर नहीं देखा और सीधे अपनी सीट पर चला गया और बैठ गया। कुर्सी का पैर जमीन से टकराया, जिससे बहुत फीकी आवाज आई। वह मेरे सामने तिरछे बैठा था। हमारे बीच मूंगफली की एक प्लेट और सिरके की एक छोटी प्लेट थी। मैंने मेज पर हर व्यंजन की सावधानीपूर्वक जांच करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये व्यंजन पहले कभी नहीं देखे हों। सहकर्मियों ने पेट डालना और गिलास खनकना शुरू कर दिया। हर तरह की छोटी छोटी चीजों के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। वह कभी कभी कुछ शब्दों का आदान प्रदान करता था। हमेशा अपने बगल वाले व्यक्ति से बात करता था। उसकी आवाज हमेशा की तरह स्थिर थी। मैंने ऊपर नहीं देखा, लेकिन मैं उस दिशा में छोटे से स्थान को महसूस कर सकता था जिस दिशा में वह बैठा था। गर्म पीली रोशनी अन्य जगहों की तुलना में थोड़ी तेज लग रही थी। भोजन के आधे रास्ते में मेरे सामने कोई अपना पेट फिर से भरने के लिए उठा। कुर्सी को बाहर की ओर खींचा गया था और उसकी सीट मेरी ओर निचोड़ी हुई थी। यह लगभग 2 इंच बंद था। उस 2 इंच के बदलाव ने उसे आधी हथेली मेरे करीब ला दिया। उसने कुर्सी को पीछे नहीं हटाया और मैं भी नहीं हिला। उनके बीच मूंगफली की एक प्लेट थी, लेकिन उसका घुटना मेरी ओर थोड़ा झुका हुआ था। मेजपोश द्वारा अवरुद्ध, मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मेज के नीचे उस छोटी सी जगह में हम में से किसी ने भी अपने पैर नहीं डाले। मूंगफली इधर-उधर घुमाई गई और जब उसकी बारी आई तो उसने एक उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। फिर मैंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। नीचे रखने की गति मेरी अपेक्षा से धीमी थी। मेरे बगल वाले व्यक्ति ने मुझे आधा गिलास बियर पिलाई। मैंने उसे उठाया और एक घूंट लिया। यह बहुत कड़वा था। लगभग 9 बजे। रात का खाना अभी खत्म हो गया था कि किसी ने पहले जाना शुरू कर दिया। मेरे बगल में मेरे सहकर्मी ने कहा कि उसे वापस जाना होगा और बच्चे को उठाना होगा। मैंने सिर हिलाया और एक सीट अंदर ले गई। वह सीट मुझे उसके करीब ला दी। बीच में कुर्सी के बैकरेस्ट की चौड़ाई ही थी। उसकी नज़र 1 सेकंड से भी कम समय के लिए मुझ पर पड़ी। फिर उसने दूसरी ओर देखा। मैंने अपना फोन उठाया और चेक किया। मेरे ऑट अकाउंट पर कोई नया संदेश नहीं था। मैंने अपना फोन पलट दिया और स्क्रीन को नीचे करके टेबल पर रख दिया। अगली मेज पर कोई टोस्ट करने के लिए आया और लोगों का एक समूह टोस्ट करने के लिए खड़ा हो गया। कप उठाकर मैं भी अपनी कोहनी के साथ खड़ा हो गया। मेरे पीछे मैंने कुछ बहुत नरम पोंछा। यह उसकी हथेली थी। टोस्टर की भीड़ ने उसे मेरे पीछे धकेल दिया। जब मेरी कोहनी ने उसे छुआ तो वह उसकी खुली हथेली से टकराए। गर्मी कपड़े की 2 परतों से होकर गुजरती है। उसकी हथेली की त्वचा थोड़ी खुरदरी थी। जैसे ही उन्होंने छुआ, उसका हाथ हिलना बंद कर दिया। मैंने अपनी कोहनी भी पीछे नहीं खींची। यह संपर्क लगभग 3 सेकंड तक चला। टोस्टिंग और हंसी की आवाजें हवा में भर गईं। किसी ने ध्यान नहीं दिया। टोस्ट देने वाले के जाने के बाद वह पीछे हट गया और मैं फिर से बैठ गया। मेरी कोहनी पर कपड़ों का टुकड़ा अभी भी उसकी हथेली की गर्मी को पकड़े हुए था। घटना के अंत तक यह कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। जब शो खत्म हुआ तो प्रवेश द्वार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई एक दूसरे को अलविदा कहने के लिए कोट और छतरियां पहनता है। मैं दरवाजे के अंदर खड़ा था। सामने वाले व्यक्ति के पहले जाने का इंतजार कर रहा था। वह मुझसे लगभग 2 लोगों की दूरी पर था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे कुछ महसूस हुआ। एक हाथ ने मेरी पीठ के निचले हिस्से के दाहिने हिस्से को हल्के से छुआ। बस एक उंगली का पिछला हिस्सा इतना हल्का होता है कि यह लगभग पत्ते की तरह गिरता है। स्पर्श के बाद मैं चला गया। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और बाहर शाम की हवा में कदम रखा। मेरे चेहरे पर हवा ठंडी चल रही थी, लेकिन मेरी पीठ के निचले हिस्से पर त्वचा का छोटा सा पैच गर्म था। मैं एक टैक्सी में बैठ गया और मुझे बता दिया। 30 मीटर गाड़ी चलाने के बाद उसका फोन जल उठा। अपने वैकल्पिक खाते पर उसने एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया,
कि वह आज रात बात नहीं कर सकता। मैंने उसे जवाब दिया, बहुत कुछ कहा। उन कुछ सेकंड में उसने फिर से जवाब नहीं दिया। घर पहुंचने के बाद मैंने नहा धोया और लेट गया और लाइट बंद कर दी। तकिए के बगल में एक बार फोन जल उठा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। साइलेंट मोड के तहत प्रकाश का केवल एक छोटा सा पैच। मैंने इसे उठाया और देखा कि इसने 2 शब्द भेजे हैं, कोहनी। मैंने अंधेरे में बेहोश चमकते 2 शब्दों को देखा। अपने फोन को अपने तकिए के नीचे रखें। आधे मिनट बाद मैंने फिर से अपनी आंखें खोलीं और संदेश को फिर से खोल दिया। मैंने 2 शब्दों के साथ जवाब दिया, हथेली, और फिर मैंने अपना फोन पूरी तरह से बंद कर दिया। मैं गुरुवार की सुबह जल्दी उठा। खिड़की के बाहर आकाश भूरा नीला था। यह अभी बहुत उज्ज्वल नहीं है। मैंने अपना ऑल्ट खाता खोला, लेकिन उसने दूसरा संदेश नहीं भेजा। मैंने भी नहीं किया। उस दिन काम पर मैंने जानबूझकर साइड के दरवाजे का इस्तेमाल किया और उसकी मंजिल से नहीं गुजरा। लंच ब्रेक के दौरान मैं अपने डेस्क पर बैठ गया और कैफेटेरिया में नहीं गया। दोपहर 2 बजे प्रशासनिक पर्यवेक्षक आए और कहा कि बिक्री विभाग को अंतिम समय में एक व्यक्ति की आवश्यकता है। कार्मिक स्थानांतरण निर्देश मुझे उन्हें सीधे दूसरी तरफ के प्रभारी व्यक्ति को अग्रेषित करने दें। मैंने दस्तावेज लिया और प्रभारी व्यक्ति के नाम पर नजर डाली। यह वह था। मैं ज्यादा देर तक नहीं हिचकिचाया, उठा, दस्तावेज ले लिए और सीढ़ियों से बिक्री विभाग के फर्श पर चला गया। 3 सेकंड तक दरवाजे पर खड़े रहने के बाद मैंने उसे धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। वह अपनी मेज पर बैठ गया, अपने कंप्यूटर को देख रहा था। मैंने दस्तावेजों को उसकी मेज के ऊपरी दाएं कोने में रख दिया। कहा गया कि प्रशासनिक पर्यवेक्षक ने उन्हें स्थानांतरण निर्देश स्थानांतरित करने के लिए कहा था। उसने ऊपर देखा। उसकी टकटकी दस्तावेज से मेरे चेहरे पर जा रही थी। एक पल के लिए रुक गई, फिर उसने कहा, बस इसे वही रख दो। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और जाने के लिए मुड़ा। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो वह मेरे पीछे था। मैंने पुकारा, एक पल रुको। मैं पीछे मुड़कर देखे बिना रुक गया। वह चला गया और मेरे पीछे लगभग 1 कदम पीछे खड़ा हो गया। मैं मुड़ा नहीं, लेकिन मैं अपने सिर के पीछे उस परिचित आभा को महसूस कर सकता था। कल के खाने की मेज से व्यंजनों के स्वाद के साथ मिश्रित कपड़े धोने के डिटर्जेंट की मूल गंध और एक बेहोश, बहुत बेहोश शरीर का तापमान। उन्होंने कहा कि आज रात उनके पास अन्य मामले हैं और वह बहुत देर तक नहीं रुकेंगे। मुझे कल 1 दिन की छुट्टी लेनी पड़ सकती है। मैं मान गया। मैंने 1 कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, उसने मेरे पीछे अपनी आवाज कम की और कहा, मेरे बालों की खुशबू अभी भी एक साथ मिली हुई है। मैंने दरवाजे की घुंडी पकड़ ली और बिना हिले डुले अंदर खड़ा हो गया। वह मेरे पीछे 1 कदम 2 या 3 सेकंड के लिए चुप था। फिर उसने कहा, बस इतना ही, तुम जा सकते हो। मैंने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। मेरे पीछे दरवाजा बंद हो गया और मैं हम था। वह लगभग 10 सेकंड तक गलियारे की दीवार के खिलाफ खड़ा रहा। पूरा गलियारा खाली था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली, फिर उन्हें खोला और वापस प्रशासनिक कार्यालय चला गया। उस दोपहर मैं अपनी मेज पर बैठ गया और 2 बार 3 रिपोर्ट पूरी की, क्योंकि पहली कोशिश के बाद मुझे याद नहीं था कि मैंने क्या किया था। उस रात 11 बजे मैंने स्नान किया और मेरे बाल अभी भी गीले थे। फोन जल उठा और उसने अपने वैकल्पिक खाते से एक तस्वीर भेजी। तस्वीर खिड़की के बाहर रात के दृश्य की थी, एक इमारत की धुंधली रूपरेखा। कोई पाठ नहीं। मैंने अतीत की एक तस्वीर के साथ उत्तर दिया। तस्वीर मेरे तकिए से मुड़े हुए ग्रे कोट की थी। कोई लेखन भी नहीं था। हमने फिर से बात नहीं की, लेकिन उस रात मैं गहरी नींद में सो गया। वह शुक्रवार को कंपनी में नहीं आए। उनकी मेज पूरे दिन खाली थी। कंप्यूटर और थर्मस कप भी टेबल पर नहीं है। मैं 3 बार बिक्री कार्यालय के फर्श से गुजरा। पहली बार दस्तावेज वितरित करना था, दूसरी बार पानी डाल रहा था, तीसरी बार बिना किसी कारण के, तीसरी बार मैं लगभग 5 सेकंड के लिए उसके वर्क स्टेशन को घूरता रहा। फिर वह मुड़ा और चला गया। शनिवार शाम को उसने अपने ऑल्ट अकाउंट पर एक संदेश भेजा कि वह वापस आ गई है। मैंने बहुत देर तक देखा और हम के साथ जवाब दिया। उसने एक और संदेश भेजा जिसमें कहा गया कि उसने जैकेट रख दी है। उस दिन जो गीला हो गया था उसे मोड़कर अलमारी की निचली परत में रख दिया गया था। एक पल सोचने के बाद मैंने जवाब दिया, मुझे भी अपने साथ जाने दो। उसने पूछा कि मैंने इसे कहाँ रखा है और मैंने अपने तकिए से कहा। उसने मुझे बहुत देर तक जवाब नहीं दिया, इतनी देर तक कि मुझे लगा कि वह और कुछ नहीं कहेगा।
फिर उसने एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया कि वह अभी भी मुझ पर एक कोट बकाया है। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात मैं कई बार पलट गया। रविवार की सुबह मैंने पर्दे खोले और पाया कि बाहर बूंदाबांदी हो रही थी। मेरा फोन थोड़ा कंपन करता है। मुख्य खाते पर कंपनी समूह चैट में एक संदेश है। ग्रुप में एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर का कहना है कि कल सोमवार सुबह सभी से मुलाकात करेंगे। कोई छुट्टी नहीं दी जाती है। मैंने जवाब दिया कि मुझे मिल गया है। फिर ऑल्ट अकाउंट चमक उठा और उसने 5 अक्षर पोस्ट किए, कल जल्दी मिलते हैं। मैंने कल मिलते हैं शब्द टाइप किए और उन्हें बाहर भेज दिया। फिर मैं बिस्तर से बाहर निकला, टुकड़े को मोड़ा और तकिए से ग्रे साइड पर रख दिया। आस्तीन को फिर से बाहर निकालें, इसे चौड़ा खोलें और इसे सावधानी से मोड़ें, फिर इसे वापस अपनी मूल स्थिति में रख दें। सोमवार की सुबह की बैठक में मैं बैठक कक्ष में 5 मिनट पहले प्रवेश किया और पीछे की सीट पर बैठ गया। वह खिड़की के पास दूसरी पंक्ति में बैठा था। मेरे सामने 4 पंक्तियों से अलग था। हमने पूरे समय आंख से संपर्क नहीं किया। जब एचआर डायरेक्टर ने मंच पर बात की तो मैंने एक शब्द भी नहीं सुना, लेकिन मेरी निगाहें उसके सिर के पिछले हिस्से पर टिकी रहती थीं। उसकी गर्दन के पीछे त्वचा के छोटे पैच को देखते हुए उसके कॉलर के बाहर उजागर किया गया। उनकी मुद्रा बहुत सीधी थी, शुरू से अंत तक कभी भी अपना सिर नहीं घुमाते थे। जैसे ही बैठक समाप्त हो रही थी, पर्यवेक्षक ने एक अंतर्विभागीय सहयोग परियोजना की घोषणा की। प्रशासन और बिक्री विभाग प्रत्येक एक व्यक्ति को समन्वय के लिए भेजते हैं। परियोजना चक्र 2 सप्ताह का था और पर्यवेक्षक ने 2 नाम पढ़े। एक मैं था, दूसरा वह था। कमरे में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। समूह को क्या खास बनाता है? केवल मैंने अपना सिर नीचे कर लिया, अपनी नोटबुक में लिखने का नाटक किया। मैंने जो लिखा वह स्पष्ट पाठ की एक स्ट्रिंग थी, अर्थहीन। जब सभा समाप्त हुई तो लोग प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए और भीड़ मुझे आगे ले गई। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, किसी ने हल्के से मेरे हाथ के पिछले हिस्से को छुआ। यह उस तरह का ब्रश था जो उसके पास से गुजरता था, लेकिन मैं अपने दिल में जानता था कि उस टक्कर की गति जानबूझकर धीमी हो गई थी। मैंने यह देखने के लिए अपना सिर नहीं घुमाया कि यह कौन था, लेकिन मैं अपने दिल में जानता था। मैं बिना रुके या पीछे देखे आगे बढ़ता रहा। अपने डेस्क पर बैठने के बाद मैंने अपना ऑट खाता खोला। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने बैठक से पहले एक संदेश भेजा था। समय ने 9:02 दिखाया, जैसे ही सुबह की बैठक शुरू हुई थी। संदेश में केवल एक वाक्य था, वह 2 सप्ताह में डॉक करेगा। हर दिन मेरी इस मंजिल पर आओ। मैंने उस वाक्य को धीरे धीरे हर शब्द के माध्यम से पढ़ा। फिर मैंने एक शब्द में जवाब दिया, ठीक है। मैं अपनी मेज पर बैठ गया। खिड़की के किनारे से सूरज की रोशनी मेरी मेज पर आ रही थी। थर्मस कप पर हवा में एक बेहोशी, बहुत सूक्ष्म भावना होती है। शीर्ष स्रोत से आने वाली खुशबू कपड़े धोने के डिटर्जेंट की तरह है, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं। मुझे नहीं पता था कि यह उसके कोट पर छोड़ दिया गया था। यह कहीं और से बह गया। मैंने अपना फोन पलट दिया और अपनी जेब में रख लिया। वह ग्रे कोट अभी भी मेरे तकिए के पास था। मैंने इसे पहले नहीं धोया है और मैं शायद इसे फिर से नहीं करूंगा। हम में से किसी ने भी बुधवार से पहले के समझौते का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि बुधवार बीत चुका है। बुधवार के बाद हर दिन एक नई शुरुआत होती है। 2 सप्ताह की परियोजना आधिकारिक तौर पर शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि वह हर दिन मेरी मंजिल पर आएगा। मैं अपनी मेज पर बैठता और उसके दरवाजे पर दस्तक देने का इंतजार करता। मुझे नहीं पता कि वह आवाज कब आएगी, लेकिन मुझे पता था कि यह निश्चित रूप से आएगा और यह पर्याप्त था। नहीं, यह कहना पर्याप्त नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं केवल इतना ही कह सकता हूं। जब कहानी 2 में मेरे अंगूठे के नीचे कंडरा फड़क गया, उसकी सांसें पूरी धड़कन के लिए रुक गई। पानी की आवाज बहुत तेज है, लेकिन मैं खाली जगह का वजन सुन सकता हूं। उसकी उंगलियां टाइलों की दरारों में खोदी गईं और धीरे धीरे फिर से सीधी हो गईं। यह ऐसा था जैसे वह किसी चीज को एक साथ रखने और उसे टूटने से रोकने के लिए अपनी आखिरी ताकत का उपयोग कर रहा हो। फिर मैंने वह वाक्य पूछा, भाप में बिखर गई आवाज। जैसे ही उसने सिर हिलाया, पानी की बूंदें उसके माथे से नीचे फिसल गईं। मैं यह नहीं बता सकता था कि यह पसीना था या भाप से संघनित पानी था। उसकी उंगलियों ने उस कंडरा का पता लगाया। उसकी त्वचा के नीचे की नाड़ी बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मेरी अपनी छाती में कंपन के साथ ढेर। उस पल में बाथरूम में सभी आवाजें डूब गईं। केवल वे दोनों अपनी सांस रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इसे रोकने में असमर्थ थे। मेरा हाथ वहीं रुक गया
अब और नहीं हिल रहा था और उसने मुझे दूर नहीं धकेला। हम सभी पहले एक दूसरे के निर्णय लेने का इंतजार कर रहे थे। पुराने घर की छत की टाइलों पर गिरने वाली वसंत की बारिश की आवाज, यह ऐसा था जैसे कोई अपनी उंगलियों से लकड़ी को धीरे से थपथपा रहा हो। मेरी शादी को इस परिवार में 15 साल हो गए हैं। एक व्यक्ति के लिए दूसरे के जीवन से परिचित होने के लिए 15 साल काफी हैं। अंदर की सभी आदतें और विवरण, उदाहरण के लिए जब वह लिविंग रूम में निचली मेज पर बैठकर अखबार पढ़ता है तो वह बाईं ओर थोड़ा झुक जाता है। उदाहरण के लिए जब वह आंगन से वापस आता था तो प्रवेश करने से पहले प्रवेश द्वार पर चटाई पर 2 बार और कदम रखता था। और पिछले कुछ वर्षों में हमारे बीच हमेशा सही दूरी रही है, बहुत दूर नहीं, बहुत करीब नहीं, इसलिए किसी को भी कुछ भी संदेह नहीं होगा। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा मैं सिर हिलाता हूँ। जब वह एक खाली चाय का प्याला देता था तो वह धन्यवाद कहता था। सामान सौंपते समय हमारी उंगलियां कभी एक दूसरे को नहीं छूती थी। वह दूरी टाटामी पर एक अदृश्य रेखा की तरह खींची गई थी। रसोई और दालान के चौराहे पर चित्रित पेंटिंग लिविंग रूम में निचली मेज के दोनों ओर थी और उनमें से कोई भी पार नहीं हुआ। उस दोपहर वह गिरा हुआ पढ़ने का चश्मा उठाने के लिए नीचे झुका। मैंने एक छोटी दबी हुई कराह सुनी। जब वह मुड़ी तो उसने देखा कि वह अपनी जगह पर जमे हुए है। उसकी रीढ़ एक पुराने धनुष की तरह झुक गई थी जो टिक नहीं सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य चीज ने उसकी कमर पर जोर से तोड़ दिया हो। मैं उसकी मदद करने के लिए दौड़ा, बिना ज्यादा सोचे उसके पास पहुंच गया। उसकी हथेली उसकी पीठ पर दब गई थी। वह सूती शर्ट बहुत पतली थी, इतना पतला कि मुझे तुरंत उसकी कमर की मांसपेशियां कांपती हुई महसूस हुईं। इस तरह का कंपन ठंडा नहीं है, यह एक मांसपेशी है जो अपनी सीमा तक फैली हुई है। फिर भी यह अभी भी ठीक घने उच्चावृत्ति कंपन के साथ कायम था। उसने आवाज नहीं की, लेकिन उसने अपने दांतों के माध्यम से एक सांस निचोड़ ली। इतना पतला ऐसा लगा जैसे सुई मेरे कान के पर्दे में छेद कर रही हो, जिससे मेरी सांस अचानक उतली और तेज हो गई हो। इसके बाद के दिनों में मेरी सांस अधिक बार बाहर जाती थी। उसने कहा कि वह अपनी छोटी बहन की देखभाल करने जा रही है, जिसकी पीठ की चोट फिर से आई थी। उसका स्वर इतना हल्का था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रही हो कि आज बाजार में मछलियां ताजी हैं। मैंने सिर हिलाया और सहमत हो गया। बर्तन धोने के लिए सिंक के सामने खड़ा हो गया, पानी के छींटे की आवाज के बीच, लेकिन मेरे कान सामने के दरवाजे के बंद होने की आवाज को पकड़ते रहे। हर बार जब दरवाजे का ताला फ्रेम में क्लिक करता है, यह एक डिवाइस की तरह है जो उल्टी गिनती शुरू होने के साथ सक्रिय हो रहा है। मैंने गिना कि कितनी जल्दी आसमान में अंधेरा छा गया। गलियारे के दूसरे छोर पर टाटामी चटाई के खिलाफ चप्पल के खुरचने की सरसराहट की आवाज को गिनते हुए, वह जब रातों में जब मेरी सांस आसपास नहीं होती है तो पुराने घर की हवा पूरी तरह से अलग हो जाती है। यह अविश्वसनीय रूप से शांत हो गया, इतना शांत कि पानी को सोखने के बाद लकड़ी के बीम भी सूज गए। संकुचन की चीख एक अलग तरह के दिल की धड़कन की तरह स्पष्ट थी। उस शाम बाथरूम में बहते पानी की आवाज सबसे पहले शुरू हुई, फिर यह फिर से बंद हो गया। मैं रसोई और दालान के जंक्शन पर खड़ा था। एक ताजा धुला हुआ चम्मच पकड़कर पानी की बूंदें हैंडल से नीचे टपक गईं। वह बाथरूम के दरवाजे पर चला गया। उसकी पीठ पर धुंधली कांच की रोशनी चमक रही थी। छाया को धुंधले सिलहूट में काट दिया गया था। उसकी आवाज उस दिशा से आई, बहुत कम, इतना कम लग रहा था कि यह दीवार से बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी कमर अभी भी किसी भी ताकत का उपयोग नहीं कर सकती है, और उस वाक्य का अंतिम नोट थोड़ा ऊपर की ओर चला गया, एक परीक्षण की तरह या एक बयान की तरह जो पहले से ही उत्तर जानता है। मैंने चम्मच को वापस बर्तन में डाल दिया। धातु एक कर्कश ध्वनि से टकराई। मैंने कहा हाँ। ध्वनि मेरी अपेक्षा से हल्की थी, इतनी नरम कि यह लगभग अश्रव्य थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। बाथरूम में भाप बहते कपड़े की परत की तरह मोटी थी। यह दरवाजे की दरार से बाहर निकलता है और फर्श के साथ फैल जाता है। जब इसने मेरे पैर के शीर्ष को ढक दिया तो इसमें एक नम गर्मी थी। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। सफेद धुंध ने तुरंत मुझे पूरी तरह से ढक लिया। मेरे ससुर पहले ही बाथटब में भीग चुके थे। उनके कंधों पर गर्म पानी था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके माथे पर पानी की बूंदें धीरे धीरे उसकी कनपटी से नीचे सरक गईं। गर्दन के किनारे पर यह पानी के एक छोटे से परावर्तक पैच में इकट्ठा हो जाता है। मैं बाथटब के किनारे पर घुटनों के बल बैठ गया। टाइलों को मेरे घुटनों के माध्यम से एक ठंडी सनसनी महसूस हुई।
अपने हाथ में तौलिया को गर्म पानी से धोएं, इसे निचोड़ें और इसे एक मोटे ढेर में मोड़ें। पहली बार उसने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को दबाया। उसका पूरा शरीर, उसके कंधों से लेकर कमर और पीठ तक शिथिल हो गया। वह सांस लंबी लंबी थी, जब तक कि बारिश के मौसम के पहले दिन थी। मैं इसे अब तक पकड़े हुए हूँ। मेरा अंगूठा उसके कंधे के ब्लेड के अंदर खांचे के साथ नीचे की ओर धकेल रहा है। वह कंडरा उसकी त्वचा के नीचे दबी लकड़ी की तरह कठोर था। यह गर्दन से कमर के खोखले तक चलता है। मैंने धीरे धीरे अपने अंगूठे के किनारे से नीचे दबाया। उसने महसूस किया कि कंडरा उसकी उंगलियों के नीचे थोड़ा सा हिल रहा है, जैसे डोरी से खींची गई डोरी। उसने आवाज नहीं की, लेकिन उसके कंधों का वक्र बदल गया। ऊपरी ट्रिपेजियस मांसपेशियों में तनाव पिघले हुए मोम की तरह दोनों तरफ नरम हो जाता है। उसका सिर आधा इंच झुक गया, जिससे उसकी गर्दन के पीछे कई उभरी हुई हड्डियां दिखाई दी। प्रकाश के नीचे यह एक नम गुलाबी रंग के साथ चमकता है। पानी की बूंदें संघनित होकर छत से गिर गईं। बाथटब में टपकने की आवाज लंबी और लंबी होती गई। टिक टॉक टिक टॉक। मेरी उंगलियां उस कंडरा के साथ नीचे की ओर जारी रहीं। जब वह अपनी कमर तक पहुंचा तो उसका हाथ अचानक पानी से बाहर निकल गया। धीरे से मेरे हाथ के पिछले हिस्से को उसके खिलाफ दबाते हुए ढंकना। उसने किसी बल का प्रयोग नहीं किया, बस इसे जाने दिया। उसकी हथेलियां सूखी थीं और तापमान गर्म पानी में भिगोए गए तौलिए से भी अधिक था। उसकी 5 अंगुलियों के पैड मेरे हाथ के पिछले हिस्से की त्वचा में थोड़ा गोता लगा रहे थे। यह मेरी हड्डियों के आकार को मापने जैसा था। हम में से कोई भी नहीं हिला, केवल पानी की बूंदों के गिरने की आवाज बाथरूम में रह गई। और पानी की सतह के नीचे वह सांस जो 2 लोगों की होती है, प्रत्येक पिछले से अधिक गहरा। फिर उसने अपना हाथ दूर कर दिया। उसने कहा कि आज के लिए यहां रुकना ठीक है। उसकी आवाज अभी भी सरसराहट कर रही थी। यह एक दबी हुई आवाज की तरह था जब एक आरी लकड़ी की सबसे कठिन गांठ को काटती थी। मैंने अपना हाथ हटा लिया और महसूस किया कि तौलिया पहले से ही ठंडा था, लेकिन उसके हाथ के पिछले हिस्से पर त्वचा की अंगूठी जिसे उसने दबाया था, जल रही थी। उस रात मैं अंधेरे में अपनी तरफ लेट गया। उसकी उंगलियां उसके दूसरे हाथ के पिछले हिस्से को छू रही थी। उस स्थान की खोज कर रहा है जहां वे 5 उंगलियों के निशान बने हुए थे। मुझे उसके अंगूठे का आकार याद है, वह कोण जिस पर तर्जनी और मध्यमा उंगलियां अगल-बगल दबाती थी। मुझे याद है कि मेरी अनामिका थोड़ी बाहर की ओर थी और मेरी छोटी उंगली ने मुश्किल से इसे छुआ था। पूरी रात मेरी उंगलियां उन पदों की समीक्षा कर रही थी। खिड़की के बाहर बारिश कभी नहीं रुकी, धीरे से और घनी तरह से बाज पर थपथपा रही थी, जैसे कोई दूर से एक मोटी किताब को पलटता है, पृष्ठ दर पृष्ठ, अंतहीन पठन। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे कान के पर्दे बारिश की आवाज और अपने दिल की धड़कन से भर गए। दोनों धीरे धीरे ओवरलैप हो गए, जिससे यह बताना असंभव हो गया कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। अगले दिन मेरी सास ने कहा कि वह रात भर रुकना चाहती है। वह एक छोटे कपड़े का थैला लेकर प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, यह कहते हुए कि वह कल शाम तक वापस नहीं आएगी। इसके साथ ही दरवाजा एक क्लिक के साथ बंद हो गया। एक बार फिर घर में केवल वह और मैं ही बचे थे। उस शाम बर्तन धोते समय मैं सिंक के सामने खड़ा था। खिड़की के बाहर आकाश भूरे नीले से घुप काले रंग में बदल गया। वह गलियारे से नीचे चला गया। उसके कदम कल की तुलना में स्थिर थे, लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं कि जब यह उतरता है तो दाहिना पैर थोड़ा हल्का होता है। वह रसोई में नहीं गया, दरवाजे की चौखट पर रुक गया, एक खाली चाय का कप पकड़े हुए। मैंने पीछे मुड़कर देखे बिना बर्तन धोने की ओर पीठ कर ली। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी टकटकी मेरी पीठ पर पड़ रही है, जैसे कोई कीट वहां आराम कर रहा हो। उसके पंख धीरे धीरे फड़फड़ाते हुए, उसे गुदगुदी करते हुए। मैं हमेशा की तरह एक कटोरी धोने में 3 गुना लंबा समय बिताता हूँ। पानी मेरी उंगलियों पर बह गया और मैंने इसे बार बार धोया। उसने पूछा कि क्या वह आज अपनी पीठ पोंछने में मदद कर सकता है। यह कोई प्रश्न नहीं है, स्वर सपाट है। अंत में कोई उठता स्वर नहीं। मैंने नल बंद कर दिया और हाँ कहा। उसे बाहर निकालने से पहले उसका हाथ 2 सेकंड के लिए सिंक में रहा। इस बार जब वह अंदर गया तो उसने अभी तक अपने शरीर को पानी में नहीं भिगोया था। उसने अभी अभी अपनी शर्ट उतारी थी। उसकी पीठ शॉवरहेड की ओर थी। उसका नंगे ऊपरी शरीर प्रकाश के नीचे उजागर हो गया था। तभी मैंने वास्तव में लकड़ी काटने और योजना बनाने के उन वर्षों को देखा
नाखून चलाने की गति ने उसके शरीर पर निशान छोड़ दिए। उसके कंधे के ब्लेड बाहरी किनारों के साथ मांसपेशियां लकीरों की तरह उठी होती हैं। रीढ़ की हड्डी के प्रत्येक तरफ बनियान के साथ नीचे की ओर फैली एक उथली नाली होती है और उसकी कमर पर त्वचा के 2 गहरे धब्बे। ऐसा लग रहा था जैसे इसे बार बार किसी चीज से पीसा गया हो, जिसमें एक गहरा रंग था जो पुराने लकड़ी के दाने की याद दिलाता है। मेरी टकटकी उसकी गर्दन के पीछे की हेयर लाइन से लेकर उसकी टेलबोन के ऊपर तक चली गई। फिर इसे एक छोटे गहरे निशान से अवरुद्ध कर दिया गया था, लकड़ी पर पेड़ के छल्ले की तरह जिन्हें धोया नहीं जा सकता। शावर हेड से गर्म पानी नीचे गिरा, उसकी रीढ़ की हड्डी से कई धाराओं में बह रहा था, मांसपेशियों की बनावट के साथ नीचे की ओर बहना। यह केवल उसकी कमर पर इकट्ठा होने के बाद टपकता था। मैंने गर्म पानी में भिगोया हुआ एक तौलिया उठाया और उसे निचोड़ दिया। इस बार मैंने इसे तौलिए से नहीं पोंछा। मेरा बायां हाथ खुद को स्थिर करने के लिए उसके बाएं कंधे पर टिका हुआ था। तौलिया को अपने दाहिने हाथ में पकड़ें, लेकिन अपने अंगूठे के किनारे को तौलिए के किनारे से बाहर निकालें। सीधे उसके कंधे के ब्लेड के ऊपरी किनारे पर त्वचा से जुड़ा हुआ है। उसके कंधे के ब्लेड के नीचे की मांसपेशी मेरे अंगूठे से दब गई। यह धीरे से सिकुड़ गया, जैसे हवा से हिलती खिड़की, और फिर अपने आप बंद हो जाती है। पानी की आवाज तेज थी, लेकिन मैंने उसे अपनी सांस पकड़ते हुए सुना। वह सांस पानी की आवाज की लय से आधी धड़कन थी। मैंने धीरे से तौलिया उसकी पीठ पर खिसका दिया। रीढ़ से गुजरते समय तौलिया का केंद्र उभरे हुए जोड़ों की पंक्ति के साथ संरेखित होता है। दोनों तरफ का कपड़ा स्वाभाविक रूप से नीचे लटक जाता है, मांसपेशियों को रीढ़ की हड्डी के साथ लपेटता है। गर्मी ने उसकी त्वचा को एक हल्की गुलाबी चमक के लिए गर्म कर दिया। सतह पर संघनित बूंदें टूटे हुए कांच की तरह प्रकाश के नीचे झिलमिलाती थीं। उसने अपने दाहिने हाथ से दीवार के खिलाफ खुद को बांध लिया, अपने शरीर को थोड़ा आगे झुका लिया। पीठ पूरी तरह से सपाट थी, जिसमें कोई बाधा नहीं थी। मेरा बायां हाथ अभी भी उसके कंधे पर टिका हुआ था। उसकी त्वचा की गर्माहट मेरी उंगलियों से आती थी, गर्म और भारी। नीचे की हड्डियां जमीन में गिरी हुई ढेर की तरह होती हैं। तौलिया उसकी कमर तक पहुंच गया। मेरे अंगूठे ने एक बार फिर उस कंडरा की स्थिति पाई। वह कंडरा उसकी गर्दन से नीचे चल रहा है। मेरी उंगलियां वहीं रुक गईं। बाघ का मुंह हवा में लटक रहा था, गिर नहीं रहा था। उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच की दूरी बिल्कुल उस कंडरा की चौड़ाई थी। मेरी कलाई पर पानी के छींटे पड़ते रहे। यह मेरी कोहनी से मेरी सूती जैकेट की आस्तीन में बह गया। यह गर्म था। मैं नहीं हिला और न ही उसने। तभी मेरी आवाज भाप से उठी। यह ऐसा था जैसे धीरे धीरे बहुत गहरी जगह से सतह पर ऊपर उठना हो। वह वाक्य इतना कोमल था कि मुझे लगभग यकीन था कि मैं वास्तव में यह कह रहा था, क्या हमें वहां भी धोने की जरूरत है? पानी की आवाज में मेरी आवाज थोड़ी देर के लिए टूट गई, फिर से इकट्ठा हो गई। उसने अपना सिर नहीं घुमाया, लेकिन दीवार के खिलाफ झुकने वाले उसके दाहिने हाथ की तर्जनी थोड़ी झुक गई। उसने धीरे से टाइलों के बीच के अंतराल को उठाया, फिर धीरे धीरे उन्हें सीधा किया। फिर उसने सिर हिलाया, बहुत धीरे से, इतना छोटा कि अगर बूंदें नहीं होती तो वह उसके माथे से नीचे फिसल जाती और उसी पल में टपक जाती। मैं शायद ही नोटिस करता हूं, जैसे ही मेरा अंगूठा उस कंडरा के साथ नीचे चला गया, उसकी सांसें अचानक बंद हो गईं। विराम अविश्वसनीय था। पानी की आवाज के बीच का अंतर किसी भारी और मोटे चीज से भरा होता है। फिर उसने जो सांस छोड़ी, उसमें कांपती हुई अंतिम आवाज आई। पानी के पर्दे से निकलते हुए यह गर्मी की एक और परत की तरह मेरी कलाई पर उतरा। तौलिया पहले ही उसकी पीठ के निचले हिस्से तक फिसल चुका था। मेरी उंगलियों ने तौलिया का पालन नहीं किया, लेकिन वे जहां थे वहीं रह गए। उस कंडरा के अंत में गिरने से वहां की त्वचा बहुत पतली होती है, इतना पतला कि मैं स्पष्ट रूप से रक्तवाहिकाओं को नीचे स्पंदित महसूस कर सकता था। एक स्ट्रोक, दूसरा, स्थिर और स्पष्ट। मेरे अपने दिल की धड़कन पूरी तरह से तालमेल से बाहर है, फिर भी हम टकराते रहते हैं। उस रात नहाने के बाद मैं आईने के सामने खड़ा हो गया। धुंध ने दर्पण में चेहरे को धुंधली रूपरेखा में धुंधला कर दिया। मैंने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपने अंगूठे के किनारे से अपने निचले होंठ को छुआ। मेरे होंठ गर्म थे। मैंने अपने दाहिने हाथ के पिछले हिस्से को छूने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। मैं दोनों तापमानों को एक साथ जोड़ना चाहता हूं, लेकिन वे मेल नहीं खाते हैं। हाथ का पिछला हिस्सा ठंडा होता है और उंगलियां गर्म होती हैं। मैंने लाइट बंद कर दी और वापस बेडरूम में चला गया। जब मैं उसके दरवाजे के पास से गुजरा तो लाइटें बंद थी।
लेकिन दरवाजे की दरार से प्रकाश की एक छोटी सी किरण लीक हो गई, अंधेरे में पड़े सुनहरे धागे की तरह। मेरे पैर रुक गए और मैं प्रकाश की उस किरण के सामने खड़ा हो गया। फर्श पर खींची गई गर्म पीली धारियों को देखें। आराम करने से पहले चप्पल के अंदर की उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई थी। मैंने उसे दरवाजे के पीछे मुड़ते हुए सुना। गद्दे के झरने ने एक नरम आवाज की और फिर प्रकाश गायब हो गया। मैंने अपने बाएं हाथ को अपनी बाईं छाती के खिलाफ दबाया, अपनी हथेली के नीचे अपने दिल की धड़कन को महसूस किया, वह स्थान जहां वह प्रभाव उस दिन मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर हुआ था। 5 अंगुलियों का आकार। अगली दोपहर मौसम बादल छा गया। हवा स्क्रीन के गैप से फिसल गई, जिससे लिविंग रूम का पर्दा हिल गया। मैं खिड़की के पास बैठकर कपड़े मोड़ती रही, अपने पति की शर्ट को एक एक करके बिछा रही थी, उन्हें आधे बड़े करीने से मोड़ रही थी। आंगन से कैंची की आवाज आ रही थी। वह बारिश से मुड़ी हुई शाखाओं को काट रहा था, कुचरता हुआ दूर हो रहा था। क्लिक करें, किसी प्रकार के मूक मेट्रोनोम की तरह समय मापने। यह किस गति से बहता है? वह कल दोपहर को वापस आएगा। यह कुछ ऐसा था जिसका उल्लेख मेरी सास ने कल जाने से पहले किया था। वह शांत भाव से बोली, यह कहने जैसा था कि फ्रिज में बचा हुआ था, इसलिए खाने से पहले उन्हें गर्म करना याद रखें। और जब वह बोलना समाप्त कर ली तो घर की हवा बदल गई, तंग, पतली, हर सांस एक सिगरेट को अंदर लेने जैसा लगता है। प्वाल जितना पतला होगा। फिर आकाश खुल गया और बारिश बिना किसी चेतावनी के आ गई। बस 1 मिनट पहले यह एक उदास ग्रे आकाश था, अगले ही पल यह पानी के पूरे गिरते पर्दे में बदल गया। छत की टाइलों से टकराने वाली बारिश की आवाज एक हल्की थपथ पाने से एक गड़गड़ाहट की गर्जना में बदल गई। मुझे खिड़की से प्रवेश द्वार तक पहुंचने में केवल कुछ सेकंड लगे, क्योंकि मैंने उसकी पीठ को आंगन से वापस भागते हुए देखा। वह भीग गया था। उसकी पुरानी सूती शर्ट उसकी त्वचा से चिपक गई थी। रंग भूरे नीले से गहरे स्याही में बदल जाता है। कपड़े में हर शिकन ईमानदारी से उसकी रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियों के आकार की नकल करती है। उसके कॉलर बोन के नीचे की त्वचा पतले कपड़े के माध्यम से हल्की दिखाई दे रही थी। वह प्रवेश द्वार पर खड़ा था, सांस के लिए हांफता था। उसके बालों, ठुड्डी और उंगलियों से बारिश की बूंदें टपक रही थी। एक बड़ा काला पानी का दाग तेजी से उसके पैरों के बगल की चटाई पर फैल गया। मैंने एक सूखा तौलिया उठाया और चला गया, कुछ ऐसा जो मैंने 15 वर्षों में किया था, अनगिनत हरकतें। लेकिन इस बार मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। वह जगह लेने के लिए नहीं पहुंचा, बस हमारे बीच एक हाथ की लंबाई। उसकी छाती अभी भी हिंसक रूप से धड़क रही थी। प्रत्येक श्वास कॉलर बोन को गहरा करती है। मैंने तौलिया सीधे उसके सिर पर रख दिया और तुरंत अपना हाथ नहीं हटाया। उसकी उंगलियां तौलिए के माध्यम से उसके माथे पर दब गईं। वहां की त्वचा बर्फीली थी, बारिश से भीगी बर्फ, लेकिन मेरे स्पर्श के तहत बर्फ की उस परत के ठीक नीचे कुछ था। धीरे धीरे गर्म रूप से उठना, खोपड़ी की भीतरी परत से बाहर की ओर रिसना। उसने धीरे से अपना सिर थोड़ा मेरी ओर झुका लिया। परिमाण इतना छोटा था कि यह नग्न आंखों के लिए लगभग अदृश्य था, लेकिन उसके माथे पर उंगलियों ने इसे महसूस किया। उस पल ने अपना सिर एक थके हुए जानवर की तरह झुका लिया, जिस पर झुकने के लिए कुछ मिल रहा था। मैंने कहा कि जाओ स्नान करो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। वह वाक्य बारिश की आवाज से लगभग डूब गया था, लेकिन उसने जो गति अपनाई वह साबित कर दी कि उसने सुना था। वह दालान में चला गया। मेरी उंगलियां अभी भी वही थी, तो तौलिया उसके सिर से फिसल गया और उसके कंधे पर लटक गया। मैंने अपनी उंगली की नोक को पकड़ लिया और उसकी गर्दन के पीछे उसके बालों के गीले सिरों को ब्रश किया। जब वे बूंदें मेरी उंगलियों से टपकती थीं, तो उन्हें ठंडा महसूस होता था, लेकिन उसकी गर्दन के किनारे की त्वचा गर्म थी। बाथरूम में बहते पानी की आवाज के बाद मैं रसोई में अदरक की चाय बना रहा था। कटे हुए पुराने अदरक को उबलते पानी में उबाले। तीखी गर्मी बढ़ गई, जिससे उसकी आंखें गर्म हो गई। मैं सिंक के सामने खड़ा था, मेरी उंगलियां खुली और भींच गईं। इसे कई बार दोहराया गया, जैसे कि एक आसन्न कार्रवाई का पूर्वाभ्यास कर रहा हो। पानी की आवाज बंद हो गई। मैं अदरक की चाय को बाथरूम के दरवाजे तक ले गया। दरवाजा एक दरार खुल गई और भाप अंतराल से एक जीवित प्राणी की तरह रेंग रही थी। फर्श के साथ फैल रहा है। मैंने कप को दरवाजे के पास छोटी कैबिनेट पर रख दिया। जैसे ही वे मुड़कर जाने वाले थे, दरवाजा अंदर से खुल गया। वह स्नान तौलिए में लिपटे दरवाजे के पीछे खड़ा था। उसका ऊपरी शरीर गर्म पानी से समान रूप से लाल हो गया था। उसके माथे के बाल अभी भी उसकी नाक के पुल से उस आदमी के बीच में टपक रहे थे। नीचे जाने से पहले एक पल के लिए रुका।
उसने बाथटब के किनारे पर लटके तौलिए को खुद नहीं पोंछा। पूरी पट्टी सूखी है। उसने मेरी ओर देखा, मैंने उसकी ओर देखा। हमारे बीच एक परत की तरह भाप ली। हमेशा बहने वाले घूंघट ने उसकी टकटही मेरी आंखों से मेरे होठों पर स्थानांतरित कर दी। एक बीट के लिए रुका, फिर वापस चला गया। उन 2 सेकंड में गलियारे का समय पूरी तरह से समाप्त हो गया था। सभी ध्वनियों को एक बहुत बहुत छोटे बिंदु में संकुचित किया जाता है। जो कुछ बचा था वह उसकी छाती का उठना और गिरना था, और सांस मेरे अपने गले में फंस गई थी। मैंने कहा कि चाय यहाँ थी, गर्म, और वह इसे लेने के लिए आगे बढ़ा। जब वह हाथ मेरे पास पहुंचा तो मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे किसी चीज से टकरा गया हो। आकार कसकर पकड़ लिया गया था, लेकिन उसका लक्ष्य कम कैबिनेट पर चाय का प्याला था। जब उसकी उंगलियों ने इसे उठाया तो उसने उस अवशेषों को पार कर दिया जो मैंने पहले कप सेट करते समय छोड़ा था। कप की दीवार पर निशान उसकी उंगलियों पर रुक गए। यह एक निश्चित तापमान की पुष्टि करने जैसा है, जो ठंडा हो गया है या अभी भी बना हुआ है। फिर उसने कप के रिम को अपने होठों तक उठाया और एक घूंट लिया। जैसे ही उसने चाय का वह कौर निगल लिया, उसका एडम का सेब एक बार ऊपर नीचे हो गया। बहुत धीरे धीरे उसने धन्यवाद कहा, और वे 2 शब्द सामान्य से अधिक शांत लग रहे थे। यह इतना कम था कि ऐसा लगा जैसे इसे छाती के बहुत नीचे से ऊपर खींचा गया हो, जिसके अंदर मसालेदार अदरक का स्वाद था। जब देर रात हो गई तो मैं अंधेरे में पड़ा रहा। उसकी दाहिनी हथेली उसकी बाईं छाती के खिलाफ दबाई गई। उसके दिल की धड़कन को गिन रही थी, लेकिन गिनती उनकी अपनी लय के बारे में नहीं थी। मैं उस कंडरा के नीचे की नाड़ी की नकल कर रहा था। बाथरूम में वह पिटाई जिसे मैंने अपने अंगूठे से मापा था, वह मेरी नहीं थी। 1 हिट, 2 हिट, 3 हिट। जब उसने 47 की गिनती की तो गलियारे में अचानक एक आवाज आई। उसका दरवाजा खुला, कदमों की आहट निकलने की, और वे मेरे दरवाजे के सामने रुक गए। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे नीचे गिरा दिया हो। श्वास फीकी पड़ जाती है, उंगलियां हथेलियों में मुड़ जाती हैं, नाखून मांस में खोद लेते हैं। मैं नहीं बता सकता कि वे कदम कितने समय तक रुके, शायद 10 सेकंड, शायद अधिक समय तक। मुझे बस इतना पता था कि उस अंधेरे में मैं दरवाजे की दरार के नीचे से रिसने वाली गंध को सूंघ सकता था। अदरक की चाय की मिठास, बारिश का गिलापन, और उसके शरीर पर गर्म पानी के साथ मिश्रित त्वचा की साफ गर्म गंध जिसे बाहर निकाल दिया गया था। गंध की वह परत मेरे चेहरे को ढकने वाली एक बहुत पतली फिल्म की तरह थी। मैंने चकमा नहीं दिया। फिर रसोई में जाते ही कदमों की आहट जारी रही। पानी डालो, वापस चलो, मेरे दरवाजे से गुजरो और अपने कमरे में लौट आओ। जब तक दरवाजा बंद नहीं हुआ तब तक मेरा दिल फिर से धड़कने लगा। भोर होते ही मेरी सांस वापस आ गई। वह बिना बारिश के प्रवेश कर गई और मौसम साफ था। वह सब्जी की टोकरी को रसोई में ले गई, यह कहते हुए कि वह आज अच्छी सामग्री पकाने जा रही है। वह सिंक से मछली धो रही थी। पानी के भागने और भागने की आवाज आ रही थी। मैं उसके पीछे खड़ा था। ब्लेड कटिंग बोर्ड पर गिरने के कारण लयबद्ध रूप से स्केलियन काट रहा था। आमतौर पर यह दोगुना तेज होता है। वह एक साफ सूती जैकेट पहनकर कमरे से बाहर चला गया। अपने बालों के साथ मैं लिविंग रूम में बैठ गया और अखबार खोला। पिछले 15 वर्षों से हर सुबह की तरह मेरी सास ने अपना सिर बाहर निकाला और पूछा कि क्या मुझे कुछ चाय चाहिए। उसने हाँ कहा। वह चली गई और उसे कुछ चाय पिलाई। उसे निचली मेज पर रख दिया। सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था, लेकिन मैंने एक विवरण देखा। चाय का प्याला उठाते समय उसने अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। वह दाएं हाथ का है। 40 साल से अपने दाहिने हाथ से आरी और चाय का प्याला पकड़े हुए है, लेकिन आज सुबह से उन्होंने चाय परोसी, अखबारों को पलटा और चॉपस्टिक उठाई। उन सभी को उसके बाएं हाथ में बदल दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दाहिना हाथ अपनी पूरी ताकत से किसी अदृश्य चीज को पकड़ रहा हो। मैंने जाने की हिम्मत नहीं की। मैंने उस स्कैलियन को काटने के लिए अपने बाएं हाथ का भी इस्तेमाल किया। जब उसकी उंगलियों ने चाकू की मूठ को पकड़ लिया तो उसे एहसास हुआ मेरे दाहिने हाथ की हथेली में नाखूनों की एक उथली अंगूठी भी थी। चंद्रमा के अर्धचंद्राकार निशान किसी अज्ञात समय पर छोड़े गए। वह कल दोपहर वापस आ जाएगा। उल्टी गिनती बंद हो गई है। केवल एक पूरी रात बची है। मैंने कटे हुए स्कैलियन को एक बाउल में डाल दिया। जब उसने ऊपर देखा तो उसने खिड़की के शीशे पर अपना प्रतिबिंब देखा। उसके होंठ सामान्य से अधिक काले थे, जैसे कि किसी ऐसी चीज से छोड़े गए निशान जो बैठे हुए थे। मेरी सास ने सिंक के सामने एक धुन गुनगुनाई। पानी की आवाज अंतहीन रूप से जारी रही।
मैंने अपना सिर नीचे किया और एक और स्कैलियन काटना जारी रखा। जैसे ही चाकू गिरा, उसने अपनी उंगलियों से सुस्त गंध को सूंघा। वह प्रकार जहां लकड़ी और साबुन को एक साथ मिलाया जाता है।